आज बात करेंगे एचडीएलसी लाइफ साइकिल की। ठीक है, तो साइकिल में मैंने लास्ट टाइम कवर भी किया था कि सबसे पहले अगर मैं साइकिल की बात करूं तो साइकिल में बहुत सारे फेजेज हैं। ठीक है, अगर यानी कि साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे फेजेस आर रिक्वायर्ड। डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये सब देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है या कुछ लाइन लिखी है मैंने, ये क्या कहना चाह रही हैं। ये कहना चाह रही हैं कि एचडीएलसी साइकिल रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। क्या अगर एचडीएलसी जो साइकिल है रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के प्रोसेस को। ओवरऑल प्रोसेसिंग, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करा जाएगा उसका जो प्रोसेस रहेगा वो उस एचडीएलसी के अंदर डिफाइन रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा। एचडीएलसी फ्रेमवर्क इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। अब अगर स्टेप्स की बात करें, अगर फ्रेमवर्क में जो एचडीएलसी के फ्रेमवर्क में या लेआउट में अपन बात करें कौन सी स्टेप्स आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है, द स्टेजेज ऑफ एचडीएलसी आर एज फॉलो, मतलब जो स्टेजेज हैं इसके, मैंने बताया आपको, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और ये डिजाइनिंग है, टेस्टिंग है, कोडिंग है, जो भी वॉट एवर। ठीक है, तो आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला स्टेज है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे उसमें कि रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर को क्या चाहिए। अब कस्टमर सपोज रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे कि उसको क्या चाहिए उसका। अगर मान लीजिए कि उसने बोलता है कि मेरा रिक्वायरमेंट लिखा है, उसके बाद अपन उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि वाकई में ये जो प्रोजेक्ट है वो फीजिबल है कि नहीं है। अभी कस्टमर बोल देता है कि नहीं भाई तू चांद तारे तोड़ के लेके आ जा मेरे लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, चांद तारे कहाँ से तोड़ के लाऊंगा मैं। ठीक है, तो अपन पहले क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे, गैदरिंग करेंगे कस्टमर से। अब मैं मैंने आप लेक्चर में बताऊंगा एसआरएस वाले, जब मैं एसआरएस बताऊंगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो उसमें इस तरह के टर्म्स यूज होंगे कि अगर मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा हूं तो किस तरीके से कर सकता हूं। अगर मैं वो फिजिकली मुझसे मिलेगा आके कि मैं थ्रू कॉल कर सकता हूं, या फिर उसके इंटरव्यू रख सकता हूं, या कोई एक कॉल करके पूछ सकता हूं। ये मतलब बहुत सारे तरह के तरीके हैं, मैं उससे रिक्वायरमेंट गैदर कर सकता हूं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट भी वेल नोन हो सकती हैं। हो सकता है कि कस्टमर को आ रहा है, हो सकता है कि वो एकदम पागल टाइप का है ना, कोई उसको पता ही नहीं है, बस वो बोलता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए। हो ना, बच्चा जब छोटे होते हैं तो जिद कर देते हैं कि नहीं मम्मी मुझे तो बस यही चाहिए, है ना। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे अपन। ठीक है, तो अब उसको फिर क्या करेंगे, एक एसआरएस बनाएंगे। एसआरएस एक डॉक्यूमेंट होता है, एसआरएस एक डॉक्यूमेंट होता है। उसमें क्या करेंगे, उसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे कि वाकई में ये है, फिजिबल है कि नहीं। अब फिजिबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि फिजिबिलिटी में मैं देख पाता हूँ कि मैं जो रिक्वायरमेंट गैदर किया हूँ कस्टमर से, और गैदर कौन करेगा, इनको गैदरिंग अपन करेंगे जो रहता है टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है, टेक्निकल एनालिस्ट लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेस करेगा, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, है ना। जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो पूछेगा, उससे गैदरिंग करेगा सारी की सारी ये रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो टीम होगी वो उसको क्या करेगी, उसको मतलब फिर टेक्निकल एनालिस्ट उसको क्या करेगा, एसआरएस यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनाएगा या डॉक्यूमेंटेशन करेगा उसको कि ये कस्टमर ने ये चीज़ें मुझे लिखाई हैं, ये चाहिए उसको, है ना। कि उसने बोलता नहीं कि उसने ऑर्डर दे दिया, अपन को ये चाहिए जस्ट होटल वाला, वेटर वाला, कि अपन कहीं खाना खाने जा रहे हैं, अपन ने ऑर्डर दे दिया कि अपन को ये चाहिए, वेटर आएगा लिखेगा। तो टेक्निकल एनालिस्ट का बस यही काम है, जस्ट लाइक वेटर, है ना। वो जाके बताएगा कि तो फिजिबिलिटी में अपन फिर क्या एनालिसिस करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं वाकई में। ठीक है, तो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में अपन देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी स्टेज इन एचडीएलसी। पता है क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नेसेसरी है। जब कस्टमर ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कर पाएंगे, है ना। मान लो कस्टमर आके मुझे बताता ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए, अपन क्या बनाएंगे। अब खाना तो नहीं बना सकते वहाँ पे। ठीक है, तो ये सबसे पहला फेज है। अपन को स्टार्टिंग कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए अपन को रिक्वायरमेंट तो चाहिए, अपन काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, द सीनियर मेंबर ऑफ द टीम परफॉर्म इट विद द इनपुट्स फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट और एसएमई इन इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद है प्लानिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो डन एट दिस स्टेज। ठीक है,
आप जो मैंने बताया अभी आपको, एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया है कि फॉर एग्जांपल अ क्लाइंट वांट्स टू हैव एन एप्लीकेशन विच कंसर्न्स मनी ट्रांजैक्शन। इन दिस मेथड द रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी प्रिसाइज लाइक व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस विल बी डन, कि मतलब किस तरीके के ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और कैसे करे जाएंगे, ठीक है। हाउ इट विल बी डन, कैसे करे जाएंगे और क्या क्या करने की ज़रूरत है, इन विच करेंसी इज इट विल बी डन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस वगैरह ये सब कराया। तो ये एचडीएलसी का सबसे पहला पार्ट था जिसके अंदर अपन रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि है वाकई में पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो फर्दर अपन मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फेज की बात करेंगे, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स में इसमें क्या आएगा, तो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन, एक बार अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई है, अगर यह एनालिसिस अपन कर लिए एक बार, द नेक्स्ट स्टेज इज़ टू सर्टेनली रिप्रेजेंट एंड डॉक्यूमेंट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेज अपन के पास क्या रहता है, एसआरएस तैयार करिए उसका, एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, आउटलेट तैयार करिए उसका, है ना, या फ्रेमिंग करिए उनकी रिक्वायरमेंट को, एंड गेट देम एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद उसको डन करिए कि हाँ हम तैयार हैं और हम काम करेंगे अब, ठीक है। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आगे देखेंगे कि एसआरएस क्या है। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर अपन एक बार कर लिए, यानी कि एक डील, एक तरीके से जो कस्टमर और जो डेवलपर रहते हैं या टेक्निकल एनालिस्ट या फिर स्टेक होल्डर्स, उनके बीच में क्या रहता है, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं थ्रू एसआरएस, ठीक है, कि जिससे कि कोई मुकर न जाए। सपोज़ कि एसआरएस में मैंने लिख लिया, कस्टमर आया, उसने लिखवा दिया कि मुझे ये चाहिए, बाद में डिलीवरी के टाइम पे मुकर गया कि भाई मैंने तो ये बोला ही नहीं था, है ना। तो अपन पहले डील होती है और वो डील साइन होती है थ्रू एसआरएस। स्टेज 3 की बात करेंगे, डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। अब अपन को पता चल गया कि अपन को ये चाहिए एग्जैक्टली, फिर उसको अपन डिजाइनिंग करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे कि किस तरीके से करा जाएगा ये काम, है ना। तो डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर, यानी कि अब पढ़ना स्टार्ट करें। द नेक्स्ट फेज इज़ अबाउट टू ब्रिंग डाउन ऑल द नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो भी अपन के पास नॉलेज है उसको पूरा का पूरा झोंक दो, है ना। दिस फेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू, ठीक है। अगर लास्ट जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिए अपन, ये सब एसआरएस वगैरह बन गया, तो उसके बाद ये नेक्स्ट फेज आएगा, डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर लाइक इनपुट्स फ्रॉम द कस्टमर एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं कि इनपुट, कस्टमर से इनपुट लिया, गैदरिंग किया और ये सब आगे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डेवलपिंग की बात करें, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। अब क्या कह रहा है, डेवलपिंग करना स्टार्ट किया। डेवलपिंग मतलब कोडिंग करना स्टार्ट किया। अपन को पता है कि ये मॉड्यूल, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको डेवलप करना स्टार्ट करूँगा। तो लिखा है कि इन दिस फेज ऑफ एचडीएलसी द एक्चुअल डेवलपमेंट बिगिंस। अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, यानी कि अब यहाँ से जो मेन फेज है अपन, वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अभी तो वो तो सब ट्रेलर था, पिक्चर अब स्टार्ट हो रही है। एंड द प्रोग्रामिंग इज बिल्ट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन बिगिनस कंसर्निंग राइटिंग कोड, ठीक है, कोडिंग वगैरह करेंगे अपन। डेवलपर हैव टू फॉलो द कोडिंग गाइडलाइंस डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर्स एंड एक्सेट्रा आर यूज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द कोड। ये सारी चीज़ें उसको, जो डेवलपर होता है या प्रोग्रामर होता है, उसको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं या फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, जब एक बार तैयार हो गया, अपन के पास डेवलपिंग हो गया है या मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया कोडिंग, तो फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट फेज रहेगा अपन का टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में अपन क्या करेंगे, या तो मैं मॉड्यूल के हिसाब से कर लूँ या ओवरऑल टेस्टिंग कर लूँ या दोनों को मैं कर लूँ। अब टेस्टिंग भी बहुत तरह की होती है, अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसके अलावा भी बहुत सारी, ठीक।
ठीक है। तो अपन देखेंगे एक तो होता है रफली अपन आइडिया ले लें कि अल्फ़ा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाइट बॉक्स यानी कि अपन को सब कुछ दिख रहा है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो अपन को हल्का पुल्का सा देखना है, यानी कि एक बॉक्स है जो अंदर से मुझे फंक्शनैलिटी नहीं पता उसके बारे में कि क्या चल रहा है, मैंने केवल इनपुट दिया और मैंने, जैसे कि राहुल गांधी बोलता है कि इधर से गन्ना डालेंगे उधर से एकदम सोना निकलेगा या आलू वॉट, ठीक है। तो अपन क्या करना है कि ब्लैक बॉक्स यानी कि वो टेस्टिंग कर रहा है, उसने जो टेस्टिंग करा होगा वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करा होगा कि उसको पता ही नहीं कि अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। उसने इधर से आलू डाले होंगे उधर से सोना निकलना स्टार्ट हो गया होगा। तो अपन भी सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है अपन इनपुट देंगे और अपन को आउटपुट, यानी कि इनपुट क्या दे रहे हैं अपन, आउटपुट क्या है, बस ये देखते हैं अंदर क्या चल रहा है, अपन को कोई मतलब ही नहीं है। जबकि वाइट बॉक्स में अपन देखेंगे कि वाइट बॉक्स यानी कि अंदर क्या चल रहा है, एक मुझे बॉक्स है जो वाइट है, यानी कि एक रिफ्लेक्टेड है, जो मुझे पता चल रहा है, या आर पार है, वो ट्रांसपेरेंट है चीज़ें, तो मुझे पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। अगर मैं 2+2 करवा रहा हूँ तो वो ऐड करेगा, देखेगा, मुझे पता चलेगा कि ये इस तरीके से ऐड कर रहा है, बाकी मुझे आउटपुट भी पता चलेगा, फंक्शनिंग भी पता चलेगा। ये सारी चीज़ें टेस्टिंग के अंदर आएंगी। मॉड्यूल के हिसाब से कर सकते हो आप, ओवरऑल टेस्टिंग कर सकते हो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, जैसे कि अगर वो जब मैंने डिलीवरी टाइम पे मैंने एक्सेप्टेंस होता है कि जो कस्टमर होता है, कस्टमर आके बताएगा कि भाई यहाँ मैंने जो मैंने जो बताया था वो मुझे मिल गया है, एक्सीलेंट, मतलब योर जॉब इज़ गुड, रियली होता नहीं कि आपको पीछे से शाबाशी ठोंके कि वाओ ग्रेट वर्क एक्सीलेंट। तो इस तरीके की ये एक्सेप्टेंस है, यानी कि उसने एक्सेप्ट करा और वाकई में उसको अच्छा लगा, ठीक है। तो इस तरह की टेस्टिंग अपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जहाँ पे नाम भी लिखा है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आर डन, मतलब बहुत सारी टेस्टिंग करी जानी है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट करेंगे। अब वहाँ से वो ले गया, उसने बोला कि भाई अब कस्टमर ने कि निकल लिया प्रोजेक्ट को लेके या सॉफ्टवेयर को लेके, जैसे ही डेवलप हुआ और निकल लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो डिप्लॉय करेगा। जैसे कि सपोज़ बैंक वाला मैनेजर है, वो गया कि भाई मेरे पास मुझे ये चाहिए था, उसने ले लिया, लेके चला गया, उसके बाद वो अब उसको इम्प्लीमेंट यानी कि डिप्लॉय करेगा। डिप्लॉय करना मतलब कि अब उसे स्टार्ट करना, रेडी टू वर्क, ठीक है। अब वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेगा कि हाँ भाई ये अब मतलब किस तरीके से काम करेगा, यानी कि डिप्लॉय करना एक तरीके से उसका फंक्शनिंग वगैरह स्टार्ट कर देना, उसे यूज में लेना, ठीक है। तो ये सब अपन डिप्लॉयमेंट के अंदर देखेंगे। एक बार इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। वंस द सॉफ्टवेयर इज़ सर्टिफाइड, ठीक है, एक बार अगर सभी ने डन कर दिया कि डन एंड नो बग्स एंड और एरर्स आर स्टेड, मतलब कोई भी बग्स और एरर नहीं मिला है, देन इट इज़ डिप्लॉयड, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देन बेस्ड ऑन द असेसमेंट द सॉफ्टवेयर में भी रिलीज हो जाएगा, जैसे सजेस्टेड इन्हेंसमेंट इन द ऑब्जेक्ट सेगमेंट, अगर हो सकता है तो थोड़ा सा उसको इन्हेंस कर देंगे। आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज़ डिप्लॉयड देन इट्स मेंटेनेंस बिगिन्स, एक बार अगर डिप्लॉय हो गया तो उसके बाद वो ख़राब भी होगा, फिर मेंटेनेंस फेज। तो मेंटेनेंस वही बताता है कि अगर एक बार मतलब वंस व्हेन द क्लाइंट स्टार्ट्स यूजिंग द डेवलप सिस्टम देन द रियल इश्यू कम्स अप एंड रिक्वायरमेंट टू बी सॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अपडेट्स भी होंगे, चेंजेस भी करने पड़ेंगे। हो सकता है कि वो पहले उसका विंडो 8 पे काम कर रहा था या विंडोज़ पे काम कर रहा था, अब वो विंडो को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको लाइनक्स चाहिए, उसको लाइनक्स देना पड़ेगा, है ना। अब जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे रूठ जाते हैं कि नहीं मम्मी मुझे तो ये चाहिए, है ना, तो दूसरी हो सकता है कभी कभी दूसरी सब्ज़ी बनाना पड़े, हो सकता है कि कभी कभी उसमें और ज़्यादा तड़का लगाना पड़े, तो अपन यही तड़का लगाते रहेंगे इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज इसमें HDLC मॉडल से। तब तक के लिए धन्यवाद।